नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। पर इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के जहानाबाद जिले से। जहानाबाद जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है काको, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दमुआ। और दमुआ गांव में एक रामाशीष यादव नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। रामाशीष के दो बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा गजेंद्र यादव, जो काफी पढ़ा लिखा था और बहुत ही अच्छे व्यवहार का था, बहुत ही सौम्य स्वभाव का था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे और सब लोग यही कहते थे कि गजेंद्र एक न एक दिन अपने पिता का, अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। दिखने में हैंडसम, स्मार्ट। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गजेंद्र यादव नौकरी की तलाश में जुट जाता है। वो सोचता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी कहीं ना कहीं से अपना गुजारा करने के लिए, परिवार का गुजारा करने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। तो उस वक्त गजेंद्र के प्रोफेशन के अनुसार, जिस प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई थी, उस अनुसार बिहार प्रदेश में कोई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं थी जो होनी चाहिए। तो इसीलिए गजेंद्र यादव इंतजार में था कि बिहार प्रदेश उसके योग्य कोई वैकेंसी निकाले, जिस प्रकार से उसकी शिक्षा दीक्षा थी। फिर उसका फॉर्म वगैरह भरेगा, फिर उसका कंपटीशन अटेंड करेगा और मेहनत करेगा। लेकिन जब तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तब तक कोई अन्य काम ही कर लेते हैं। तो वहीं पर जहानाबाद जिले का एक कस्बा आता है जिसका नाम है करधा। वहीं पर जो है गजेंद्र यादव एक कोचिंग खोल लेता है और वहां पर वो मैथ और साइंस, ये दो सब्जेक्ट पढ़ाता है। जो गजेंद्र होता है, इसकी किस्मत अच्छी होती है, पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा होता है। कुछ ही दिन में इसकी कोचिंग चल निकलती है। इलाके के बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां क्लास लेने आने लगते हैं। देखते ही देखते गजेंद्र यादव की जो कोचिंग होती है, इसका नाम चारों ओर फैल जाता है। दूर दूर से लड़के लड़कियां उसकी कोचिंग में आने लगते हैं। अच्छी खासी कमाई होने लगती है। गजेंद्र यादव की उस वक्त उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 23-24 साल के आसपास में उम्र थी। जैसे बताया कि दिखने में बेहद हैंडसम, स्मार्ट, पढ़ा लिखा था ही। तो उस क्लास में जो लड़के लड़कियां आते थे, खासकर लड़कियां, उन लड़कियों में से एक लड़की का नाम था शोभा कुमारी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, पढ़ाई लिखाई में भी तेज। शोभा कुमारी जो थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। तो यहां पर यह भी क्लास करने आती है। अब जो गजेंद्र होता है, ये शोभा कुमारी की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है, अंदर ही अंदर उसे चाहने लगता है। पर चूंकि ये टीचर था वहां पर और वो स्टूडेंट के रूप में आती थी, कुछ बोल नहीं पाता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शोभा कुमारी इसके दिल में बस जाती है, इसकी बेचैनी का कारण बन जाती है। क्लास में बाकी बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां, पर जो गजेंद्र होता है, ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया खोई है, कोई नहीं है उसके आसपास में, तब तक जब तक शोभा वहां पर नहीं पहुंच जाती है। लेकिन जैसे शोभा की एंट्री होती है कोचिंग में, वैसे गजेंद्र को ये लगता है कि जैसे दुनिया खिल उठी हो, इस प्रकार से उसे लगने लगता है। अंदर ही अंदर इतना प्रेम करने लगा था शोभा कुमारी को। शोभा भी कहीं ना कहीं रामाशीष को चाहने लगी थी, क्योंकि जो गजेंद्र था, ये भले शोभा को कुछ नहीं बोल रहा था, पर शोभा कुमारी जो थी, गजेंद्र की नजरों को देख रही थी, पढ़ रही थी। अन्य लड़के लड़कियों की तरफ जिस प्रकार से गजेंद्र की नजर होती थी, शोभा कुमारी की तरफ उस प्रकार से नहीं, कुछ अन्य प्रकार की नजर होती थी। शोभा कुमारी को इससे गजेंद्र पर संदेह हो गया था, पर टीचर के रूप में था वहां पर, इसलिए वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उससे भी अंदर ही अंदर गजेंद्र पसंद आने लगा था, या आ चुका था मान लीजिए। एक दिन की बात है, जब क्लास छूट जाती है और सभी लड़के लड़कियां क्लास से बाहर निकलने लगते हैं, तो गजेंद्र शोभा से कहता है कि शोभा, तुम रुको, तुमसे कुछ बात करनी है।
शोभा रुक जाती है क्योंकि टीचर था और उसका आदेश था रुकने के लिए। सारे स्टूडेंट्स जब चले जाते हैं, शोभा जब अकेली बचती है तो गजेंद्र कहता है शोभा से कि शोभा, बुरा मत मानना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत अच्छी लगती हो मुझे, और अब इतना हो गया है कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता है, बेचैन रहता हूं हमेशा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। शोभा कुछ देर सोचती है और उसके बाद गजेंद्र की आंखों में देखती है और देखती ही जाती है और मंद मंद मुस्कुराती है और बहुत ही मासूमियत से गजेंद्र से कहती है कि गजेंद्र, जो बात आप बोल रहे हो ये मैं भी बोलना चाहती हूं, आप भी मेरे दिल में बस चुके हो, बहुत अच्छे लगते हो मुझे, पर मैं नहीं बोल पाती थी इसलिए क्योंकि आप यहाँ टीचर थे। आज स्वयं आप बोल दिए हो तो मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और मेरे भी प्यार को एक्सेप्ट करो, मुझ पर भी विश्वास करो। गजेंद्र कहता है कि शोभा, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, अब तुम पे नहीं तो और किस पे विश्वास करूंगा। और उसके बाद में शोभा गजेंद्र के सीने से लग जाती है। गजेंद्र भी शोभा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से उनको एहसास हो रहा था, ऐसा चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को सीना चीड़ के अपने दिल में बसा लें, पर ऐसा हो नहीं सकता था। पर जितना उनसे हो सकता था उतना एक दूसरे को समेट लेने की कोशिश करते रहते हैं। काफी देर तक ऐसे रहते हैं, उसके बाद एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर शोभा कहती है कि गजेंद्र, अब मुझे जाने दो, अब तो प्यार हो ही गया है, तुम्हें भी हमें भी, अब तो रोज का मिलना जुलना रहेगा ही क्योंकि क्लास में तो मैं आती ही हूं। तो जो गजेंद्र होता है कहता है शोभा, अभी तक क्लास में ही तुम्हें देखता था और क्लास में ही मुलाकात होती थी, लेकिन अब इतना ही नहीं चलेगा, कम से कम अपना मोबाइल नंबर दे दो मुझे और फोन पर भी हम घर पर जब रहेंगे तब भी बातचीत करेंगे। शोभा कहती है ठीक है और उसके बाद में शोभा और गजेंद्र दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय शोभा को भी नींद नहीं आती है, वो भी बेचैन रहती है और गजेंद्र को याद करती रहती है। जो गजेंद्र होता है ये भी बेचैन रहता है, नींद नहीं आती है, शोभा को याद करता रहता है और उसके बाद में गजेंद्र ही शोभा को कॉल करता है और उसके बाद में शोभा और गजेंद्र रात को काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। उनकी बात ही खत्म होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे पे प्रेम के पास में बंध चुके थे, प्रेम संबंध में बंध चुके थे, अब एक दूसरे की आवाज सुनना उनके लिए महत्वपूर्ण हो चुकी थी। मिलना तो दूर की बात है, आवाज सुनते रहना ही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। काफी देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद में शोभा कहती है गजेंद्र, अब फोन रखो, थोड़ी देर नींद ले लो क्योंकि सुबह तुम्हें काम पर जाना है, मुझे भी परिवार के साथ हूं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में गजेंद्र कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों फोन कट करते हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं, तब तक सुबह हो जाती है और सुबह होते ही गजेंद्र फिर से शोभा को फोन करता है। कुछ देर सुबह भी बातचीत करते हैं और उसके बाद में शाम होती है। शाम को फिर से क्लास में शोभा आती है, फिर क्लास अटेंड करती है और जब क्लास छूटता है तब फिर शोभा रुक जाती है। इसी प्रकार का निरंतर इन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है, मुलाकात होती है, यह आगे बढ़ती रहती है और ये मुलाकात, ये प्यार बढ़ते बढ़ते काफी समय बीत जाता है, कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जो गजेंद्र होता है एक दिन शोभा से कहता है कि शोभा, अब हम तुमसे अलग नहीं रह सकते हैं। शोभा कहती है गजेंद्र, मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि तुम्हारे ही साथ रहें। तो गजेंद्र कहता है कि शोभा, मुझसे शादी कर लो, ऐसे कैसे साथ में रहोगी। शोभा कहती है कि मैं तैयार हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसके बाद गजेंद्र कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने घर की बात कर लूं। शोभा कहती है ठीक है। उसके बाद गजेंद्र अपने पिता के पास जाता है, रामाशीष के पास, और उनसे कहता है, शादी की बात करता है। तो जो रामाशीष होते हैं वो शोभा कुमारी के साथ शादी करने के लिए बेटे गजेंद्र को परमिशन दे देते हैं, पर एक शर्त लगा देते हैं। कहते हैं कि गजेंद्र, तुम शोभा से शादी कर सकते हो, पर तुम उसे लेकर पुश्तैनी घर में नहीं रह सकते। तो जो गजेंद्र होता है शोभा के प्यार में इतना व्याकुल हो चुका था कि
हर हाल में वो शोभा के साथ शादी करके उसके साथ रहना चाहता था और उसे साथ रखना चाहता था, और पिता की जो शर्त होती है वो मंजूर कर लेता है, और उसके बाद में दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वहीं करधा में एक कमरा लेकर दोनों किराए पे पति पत्नी रहने लगते हैं। जो रामाशीष ने अपने पुश्तैनी घर पर शोभा को साथ में रखने से मना किया था, इसका कारण ये था कि गजेंद्र जब 13 साल का था तो उसी वक्त उसका पकड़वा विवाह हो गया था। बिहार में एक परंपरा रही है, या अभी भी कहीं कहीं पर है, कि संपन्न परिवार के जो लड़के होते हैं, कुछ लोग उनका अपहरण कर लेते हैं और अपने घर पर लाके अपनी बेटी के साथ में ब्याह करवा देते हैं। तो गजेंद्र जो था, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था 13 साल की उम्र में। तो जो रामाशीष थे, ये परंपरा और जो रीति रिवाज होती है, इसे मानने वाले लोग थे, तो इस पकड़वा शादी को मंजूरी दे देते हैं। जिस लड़की के साथ शादी होती है उसे अपना बहू स्वीकार कर लेते हैं, और जो गजेंद्र होता है इसे काफी ठेस पहुंचती है या आहत होता है, और उस शादी को ये बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे पत्नी का दर्जा नहीं देता है। बाद में काफी विवाद होता है और विवाद के बाद दोनों में तलाक हो जाता है। तभी से रामाशीष और बेटे गजेंद्र के बीच में समय समय पे तू मैं होती रहती थी। इसीलिए रामाशीष ने घर पर शोभा कुमारी को रखने से मना कर दिया था, और फिर शादी के बाद वही कमरा लेके किराए पर रहने लगे थे। अब इन दोनों की शादी को करीब 1 साल बीत जाता है। उसके बाद शोभा कुमारी एक बेटी को जन्म देती हैं, और दोनों हंसी खुशी से बेटी का पालन पोषण करने लगते हैं। उसी दरमियान बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का वैकेंसी निकलती है, काफी संख्या में। तो जो गजेंद्र होता है, इसे लगता है कि मैं तो प्राइवेट हूं, कोचिंग चलाता हूं, या प्राइवेट नौकरी कहीं कभी कभार कर लेता हूं। अगर हम दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी लग जाती है तो फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो जब कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है तो गजेंद्र पत्नी जो शोभा होती है उनसे बातचीत करके और उसकी सहमति लेके फॉर्म भर देता है शोभा कुमारी के लिए, और उसके बाद में शोभा मेहनत करती है, काफी भाग दौड़ करती है, तो पुलिस कांस्टेबल में उसका नाम आ जाता है। सभी खुशी जताते हैं, और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब शोभा कुमारी ट्रेनिंग के लिए पटना चली जाती है, जहानाबाद से पटना में जाके वहां ट्रेनिंग इसका चालू हो जाता है। और समय समय पे 1-2 दिन की जब छुट्टी होती है तो शोभा कुमारी वापस जहानाबाद आती हैं, यहाँ अपने पति से मिलती है, और जो बेटी होती है उससे मिलती है, ससुराल के अन्य लोगों से मुलाकात करती है। कभी कभार जो पति होता है गजेंद्र, ये पटना पहुंच जाता है, वहां पत्नी के साथ मेल मुलाकात करता है। ऐसे निरंतर चलता रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद में ट्रेनिंग के पीरियड में ही, जब ट्रेनिंग पूरी होने वाली होती है, तब उस दौरान जो गजेंद्र होता है, इसे ऐसा लगता है कि जो उसकी पत्नी है शोभा, ये कुछ रूखी रूखी सी रहती हैं। जिस प्रकार से पहले अपनी बेटी को चाहती थी, जिस प्रकार से हमें चाहती थी, परिवार को चाहती थी, बातचीत करती थी, कुछ इग्नोर करने लगी हैं। और तो छोड़िए, पति तो छोड़िए, अपनी बेटी के लिए जो स्वयं उसने अपनी पवित्र कोख से जन्म दिया है, अब उससे मिलने के लिए भी वो समय नहीं निकालना चाहते हैं। तो जो गजेंद्र होता है, इन्हें अजीब लगता है। एक दिन की बात है, गजेंद्र शोभा को बिना बताए जहानाबाद से पटना पहुंच जाता है। दिन भर घूमता टहलता है और सोचता है कि शाम को शोभा से मिलेंगे। शाम को वही 4 बजे के आसपास में गजेंद्र सड़क के किनारे जगह खड़ा रहता है। अचानक उसकी नजर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो गजेंद्र होता है, देखता है कि एक लड़का बाइक चला रहा है जो काफी हैंडसम स्मार्ट होता है, और उसके पीछे उसकी पत्नी शोभा कुमारी बैठी हुई होती हैं। गजेंद्र सोचता है कि ये लड़का हमारी कोई रिश्तेदारी का नहीं है, मेरे जान पहचान का नहीं है, तो फिर ये कौन लड़का है। अब गजेंद्र उस समय कुछ नहीं बोलता है, पर उसे संदेह हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए शोभा समय नहीं देना चाहती है और हम लोगों से रूखी रूखी सी रहती है। उसे संदेह हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। और फिर शाम जब होती है तो गजेंद्र शोभा को फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। शोभा आती है और उसके बाद में ये बात बताता है तो शोभा भड़क जाती है।
दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और उसके बाद जो गजेंद्र होता है वो वापस जहानाबाद चला जाता है, पर उसी दिन से वो डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी उसे इग्नोर कर रही थी और वो पत्नी जिसके साथ शादी से पहले वो इतना प्यार करता था, इतना प्रेम करता था कि सब कुछ उस पर न्यौछावर कर चुका था, यहां तक कि पुलिस में उसकी भर्ती करवाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए उसका जो खर्चा लगा था, पैसा उसके पास नहीं था, तो अपने हिस्से का 5 बीघा पुश्तैनी जमीन भी बेच दिया था। अब वही पत्नी उसे इग्नोर करने लगी है और दूसरे के साथ उसके अवैध संबंध हो गए हैं। ये चीज जो गजेंद्र होता है इसे बर्दाश्त नहीं होता है और काफी दिन तक डिप्रेशन में रहता है। उसके बाद अचानक एक दिन उसके अंदर एक बुरे ख्याल आ जाते हैं गजेंद्र के अंदर। वो सोचता है कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूं उसने मुझे दगा दे दिया, लेकिन शोभा अगर मेरी नहीं हो सकी है तो मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगा, इसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा। और उसके बाद में ये प्लान बनाना शुरू करता है और पूरा जो षड्यंत्र होता है कंप्लीट कर लेता है। पूरी तरीके से ये संपन्न हो जाता है, जिस प्रकार से उसे मौत के घाट उतारना होता है क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक दिन ये अपना बैग उठाता है, एक जोड़ी कपड़े रखता है पिट्ठू बैग में, उसमें कुछ हथियार वगैरह रखता है और उसके बाद पटना पहुंच जाता है। दिन भर घूमता है। एक दिन यानी 19 अक्टूबर 2023 की बात है, सीधा पटना पहुंच जाता है और दिन भर घूमता है, टहलता है। और वहीं पटना में स्टेशन रोड पर एक होटल है जिसका नाम है मीनाक्षी होटल में तीसरे महले पे एक कमरा बुक करवाता है। कमरा नंबर होता है 303। इसी में ठहरता है। रात को 9 बजे पत्नी शोभा को कॉल करता है और कॉल करके बताता है मैं पटना में हूं और स्टेशन रोड पे होटल मीनाक्षी में कमरा नंबर 303 ले रखा है और यहीं पे आ जाओ। शोभा कुमारी मना कर देती है, कहती इतनी टाइम मैं नहीं आ सकती। गजेंद्र बार बार उससे आग्रह करता है तो जो शोभा कुमारी होती है आने के लिए तैयार तो हो जाती है, पर रात को नहीं, सुबह आने के लिए तैयार होती है। गजेंद्र कहता है ठीक है। उसके बाद रात बीत जाती है, सुबह होती है। सुबह 8 बजे के आसपास में गजेंद्र पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जो बैग में उसके हथियार रखे थे वो अपने कमर में खोस लेता है और उसी बीच जो शोभा होती हैं वो वहां पहुंच जाती हैं, कमरे के अंदर जाती हैं और गजेंद्र उसे देखता है कि उसके मांग में सिंदूर नहीं है। वो पहले से ही गुस्सा था, उसका पारा और 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और इन्हीं सब बातों को लेके दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि विवाद हाथापाई तक उतर आता है। तो जो गजेंद्र होता है ये बैग में अपने सिंदूर की डिब्बी लेके गया हुआ था, वो डिब्बी निकालता है और अपने हाथों से शोभा कुमारी की मांग भरना चाहता है और जैसे डिब्बी निकालता है शोभा कुमारी इनकार कर देती हैं और हाथ मार देती हैं। सिंदूर की डिब्बी नीचे गिरती है और सिंदूर पूरा फर्श पे फैल जाता है। इससे जो गजेंद्र होता है यह और ज्यादा आक्रामक हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और तुरंत जो हथियार कमर में खोसा हुआ था वो तुरंत निकालता है और शोभा कुमारी पे वार कर देता है। वार करते ही वो लहूलुहान होकर फर्श पे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद गजेंद्र उसकी वर्दी उतार कर बेड पे रख देता है और जो हथियार होते हैं वहीं पे छोड़ देता है और वहां से सीधा वो दिल्ली चला जाता है। क्योंकि गजेंद्र जब घर से निकला था तो रामाशीष कैंसर के मरीज बन चुके थे और उन्हीं के कैंसर की दवा लाने के लिए दिल्ली के लिए घर से बता के निकला था, लेकिन पटना आ गया था। यही काम उसे करना था। जब पत्नी का कत्ल कर दिया उसके बाद सीधा दिल्ली चला गया। अब ये 8-9 बजे की बात है। 10 बजे के आसपास में होटल का मैनेजर तीसरे महले पे जाता है और किसी काम से अचानक उसकी नजर कमरा नंबर 303 पे पड़ती है कि कमरा नंबर 303 का जो कुंडी है नहीं लगा हुआ है दरवाजे का। वो झांक कर देखता है और देखते ही उसके पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है। वहां डेड बॉडी पड़ी होती है। तुरंत वो जो होटल के स्टाफ के लोग होते हैं उनको आवाज देता है। देखते ही देखते होटल के सारे स्टाफ दर्जनों की तादाद में वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर पटना पुलिस दल बल के साथ फॉरेंसिक टीम लेकर होटल पहुंचती है और यहां सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है उसे अपने कस्टडी में लेकर देखते हैं कि जो लड़की होती है उसका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वहां पे रखा होता है, पड़ा होता है।
बेड के ऊपर, क्योंकि वर्दी के अंदर ही था। तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड से पता चल जाता है पुलिस को कि इसका नाम शोभा कुमारी है और ये पुलिस विभाग की ही कांस्टेबल है, ट्रेनी कांस्टेबल है। ये परिचय मिल जाता है। उसके बाद में पुलिस होटल स्टाफ के लोगों से बात करती है, तो वहां से पता चलता है कि कमरा नंबर 303 गजेंद्र यादव और शोभा कुमारी दोनों के नाम से बुक था। तो पुलिस को लगता है दोनों पति पत्नी हैं, पर पत्नी की डेड बॉडी पड़ी है लेकिन पति तो वहां है ही नहीं, कोई अता पता ही नहीं है। अब पुलिस को संदेह हो जाता है कि पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। उसके बाद में वहां पर जो कागजी कार्रवाई होती है, पंचनामा वगैरह लिखने के बाद शोभा कुमारी की डेड बॉडी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पति गजेंद्र की तलाश में जुट जाती है। अब पुलिस की टीम सीधा जहानाबाद गजेंद्र यादव के घर पर दबिश देती है, लेकिन वहां वो नहीं मिलता है। घर पर उसके पिता रामाशीष मिलते हैं, जो कैंसर के मरीज थे और बेड रेस्ट कर रहे थे। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो वो बताते हैं गजेंद्र दिल्ली गया हुआ है कैंसर की दवा लाने की, क्योंकि यही बता के वो घर से निकला था। तो पुलिस रामाशीष को गिरफ्तार कर लेके पटना लेके आ जाती है। अब ये जानकारी जब गजेंद्र को होती है तो गजेंद्र दिल्ली से फौरन लौट कर आता है और पटना के स्थानीय अदालत में सरेंडर कर देता है। और वहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेके कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और इस पूरी कहानी को बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। उसके बाद में पुलिस जब इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा करती है और जब लोगों को इस घटना की जानकारी होती है तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो पति होता है गजेंद्र यादव, इसे भी लोग धुतकारते हैं और जो पत्नी होती हैं, उसकी जो करतूतें होती हैं, उसकी भी लोग निंदा करते हैं। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।